हेलो फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स का बहुत सारे टॉपिक्स को समझा भी दिया और आपको पॉइंट वाइज एनालिसिस करने की भी बात बता दी मैंने। बहुत सारे टॉपिक्स जैसे आप रेनेसा पढ़े, प्रबोधन पढ़े, रेनेसा पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट, और रिवॉल्यूशन में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, उसके अलावा कुछ आइडियोलॉजी थॉट्स जैसे कि सोशलिज्म, कम्युनिज्म, उसके बाद कांट, रूसो, ये मैंने बताया। और आपको हाल के क्लास में 2-4 दिन पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार को मैंने। अब मुद्दा मेन ये है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है और आपको समझा दिया जा रहा है कि हाउ टू डील विथ एनी क्वेश्चंस। लेकिन जो आपका पढ़ने का स्टाइल होना चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हैं और जो राइटिंग्स कर रहे हैं, वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप ट्रेंड जानेंगे यूपीएससी का। कि कभी भी सीधा सपाट सा सवाल यूपीएससी नहीं पूछता है, और बस यूपीएससी का एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि आपने उस टॉपिक को गहराई से समझा है कि नहीं, कितने डेप्थ में आपने उस टॉपिक को समझा है। क्वेश्चन का आंसर्स सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है, टू द पॉइंट, अगर आप उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं तब तो आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन आप अगर डेविएट करते हैं, आप उस दिशा से अलग हट के पढ़ाई किया आपने, अलग हट के आपने टॉपिक को समझा है, तब फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपके सामने दिखाना चाह रहा हूं कि जब भी आप रेनेसा पढ़ेंगे या प्रबोधन पढ़ेंगे या फिर रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ें, तो उसी दिशा के हिसाब से आप पढ़ें। और जब राइटिंग्स करें, जब घर में प्रैक्टिस करते हैं राइटिंग्स की, तो उसी टाइप के क्वेश्चन पे, उसी टाइप के सवाल पर आप फोकस करें। और आंसर राइटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि एक फॉर्मेट होता है आंसर का, जो कि गुड फॉर्मेट माना जाता है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो पूछा जा रहा है सीधे टॉपिक्स पे आप आ जाए। आप ऐसे भी देखे होंगे जीएस पेपर 1 में या 2 में या 3rd में या किसी में, इतनी संभावना नहीं होती है कि एक लंबा चौड़ा आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे टू द पॉइंट तुरंत आना पड़ता है कि हर पेपर में 20-20 सवाल होते हैं और सबके टाइम बंधे हुए होते हैं। यदि किसी एक क्वेश्चन को आपने ज्यादा तवज्जो दिया तो दूसरा आपका इग्नोर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, बल्कि 20 सवाल में आपको जनरल अच्छे मार्क्स आ जाएं तब आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन आप किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय दे रहे हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो आपको भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, और ये फॉर्मूला, ये जो मतलब मेरा बताया हुआ जो तरीका है, वो सिर्फ जीएस पेपर 1 या खासकर वर्ल्ड हिस्ट्री में ही लागू नहीं होता है, बल्कि हर पेपर में, ईच एंड एवरी पेपर में ये अप्लाइड होगा। और थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर आप जो भी बात कहते हैं किसी भी आंसर राइटिंग में, तो कोशिश कीजिए जो पॉइंट फॉर्म जो होता है, जो आपने कितना ज्यादा से ज्यादा आपको डिलीवरेट करना है, तो हर बात को किसी नए पैराग्राफ्स में कहना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को क्या ध्यान उस पर फोकस। और सीधे सीधी लंबा लिखना उचित नहीं होता है। हर पॉइंट को, फिर जब दूसरी बात कहनी है आपको, इस तरह से जो आंसर राइटिंग होता है उसको बेस्ट माना जाता है। आप टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह फॉलो किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे ओवरऑल जो टॉपिक्स मैंने आपको कवर किए हैं उसके बारे में आपको आइडिया हो ही गया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, द न्यू आउटलुक ऑफ द रेनेसा पीरियड एक्वायर्ड एन आइडियोलॉजिकल बेसिस इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ये जो प्रश्न है ये मेरे सेल्फ
मेड प्रश्न है और जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन कोई आइडियल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं और भी बना सकता हूं। तो इस पे आपको ध्यान यही देना है कि दिशा क्या होनी चाहिए और यूपीएससी से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, इससे आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, द न्यू आउटलुक ऑफ द रेनेसा पीरियड एक्वायर्ड एन आइडियोलॉजिकल बेसिस इन द एज ऑफ एनलाइटेनमेंट। हिंदी है इसका, पुनर्जागरण काल के नए दृष्टिकोण ने प्रबोधन युग में वैचारिक आधार प्राप्त किया। कांट और रूसो के संदर्भ में इसकी विवेचना करें। ये इंग्लिश वाला मैंने टेल क्वेश्चन जो लगा हुआ है वो छोड़ दिया था। द न्यू आउटलुक ऑफ द रेनेसा पीरियड acquired an ideological basis in the age of enlightenment. Discuss it in the context of Kant and Rousseau. दूसरा सवाल मैंने बनाया है, यूरोप acquired a new consciousness in the age of enlightenment. Explain 250 words. प्रबोधन युग में यूरोप ने एक नई चेतना को प्राप्त किया, व्याख्या कीजिए 250 शब्द। तीसरा सवाल, द एम्फेसिस ऑन एस्थेटिसिज्म एंड ह्यूमनिज्म was the main feature of the रेनेसा पीरियड. एक्सप्लेन. सौंदर्यवाद और मानववाद पर बल पुनर्जागरण काल की प्रमुख विशेषता थी, व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, मार्क्स gave a new flavor to socialism because it had already emerged before him. Explain. हिंदी में मार्क्स ने समाजवाद को एक नवीन क्लेवर प्रदान किया क्योंकि इसका प्रादुर्भाव उसके पूर्व ही हो चुका था, व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है, द मिडिल एज in Europe was a dark age in which every aspect of life was flooded with Christianity and reactionarism. Explain. यूरोप, हिंदी है, यूरोप में मध्य युग एक अंधकारग्रस्त युग था जिसमें जीवन का हर पहलू ईसाई धर्म एवं प्रतिक्रियावाद से आप्लावित था, व्याख्या कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, द बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट was not the fundamental cause of the American Revolution. Explain this statement. हिंदी है, बोस्टन टी पार्टी घटना अमेरिकी क्रांति का मूलभूत कारण नहीं थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है, इमैनुअल कांट हैज गिवन द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन विल. एक्सप्लेन. इमैनुअल कांट ने मानवीय इच्छा को सही संकल्पना दी है, व्याख्या कीजिए। अगला देखिए, रूसो हैज डिस्क्राइब्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट एज ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्लेन. रूसो ने राज्य की स्थापना को पारस्परिक संविदा बताया है, व्याख्या कीजिए। The freest people in the colonies of the world were the first to revolt. Discuss it in the context of American Revolution. विश्व के उपनिवेशों में सबसे स्वतंत्र लोगों ने सबसे पहले विद्रोह किया, अमेरिकी क्रांति के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। अगला है, द इम्पैक्ट ऑफ द रेनेसा वॉज मल्टीफेसेटेड. ठीक है ना, एक्सप्लेन. पुनर्जागरण का प्रभाव बहुआयामी था, व्याख्या कीजिए। अगला है, द एनलाइटनमेंट गेव ए न्यू डायरेक्शन टू द मेंटल स्टेट ऑफ द यूरोपियन पब्लिक. एक्सप्लेन. हिंदी है, प्रबोधन ने यूरोपीय जनमानस की मन स्थिति को एक नई दिशा प्रदान की, व्याख्या कीजिए। अगला लिखना है, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन सर्व्ड एज ए फाउंडेशन फॉर द
फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सप्लेन। हिंदी है, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति के लिए एक आधार भूमि का कार्य किया, व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, वाज द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस ड्यू टू थिंकर्स फिलोसफर्स एक्सप्लेन। फ्रांस, सॉरी एक मिनट, हिंदी, क्या विचारकों दार्शनिकों के कारण ही फ्रांस में क्रांति हुई, व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, there were some underlying causes responsible for the French Revolution which were in the form of features of the ancient system, explain, 250 words। हिंदी है इसका, फ्रांस की क्रांति के लिए कुछ अंतर्भूत कारण उत्तरदायी थे जो पुरातन व्यवस्था की विशेषताओं के रूप में थे, व्याख्या कीजिए। अगला लिखना है, अगला क्वेश्चन है कि द इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेयर द मेन फीचर ऑफ द होल ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप, एक्सप्लेन, 250 वर्ड्स। इसका हिंदी है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव संपूर्ण 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रमुख विशेषताओं के रूप में थे, व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है, नेपोलियन द ड्राइवर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन प्रूव्ड टू बी द मेन कैटलिस्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इसका हिंदी है, फ्रांसीसी क्रांति का संवाहक नेपोलियन इटली और जर्मनी के एकीकरण का मुख्य उत्प्रेरक सिद्ध हुआ, इस कथन की व्याख्या आप कैसे करेंगे। अगला है, द एफर्ट्स ऑफ काबूल एंड बिस्मार्क टुक प्लेस अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। यह टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, फिर भी मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जीएस पेपर 1 के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाया। अगला आपको सवाल मैं बता रहा हूं, द इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रसिया वेयर मल्टीफेसिटेड एंड यूनिवर्सल। हिंदी देखिए इसका, रूस की साम्यवादी क्रांति के प्रभाव बहुआयामी और विश्वव्यापी थे। अगला देखिए, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है ये, रूस की क्रांति के प्रभावों को बताएं। अगला, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी सिंपल है, हिंदी क्या है इसका, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन पे आप, इसी टाइप के क्वेश्चन पे आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका राइटिंग और आपका स्टडी, पढ़ाई दोनों इसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे कि द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स प्रोवाइडेड 20 years ऑफ पीस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एक्सप्लेन, 250 वर्ड्स। हिंदी है, वर्साय की संधि ने 20 वर्षों की शांति प्रदान की और द्वितीय विश्व युद्ध को आमंत्रित किया, व्याख्या कीजिए। अगला लिखिए, लिखना नहीं है, देखिए क्वेश्चन क्या है। द वर्साइल्स ट्रीटी कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन यूरोप, एक्सप्लेन, 150 वर्ड्स। कह रहा है कि वर्साय संधि ने यूरोप में तानाशाहों के उत्कर्ष में योगदान दिया, व्याख्या कीजिए 150 शब्दों में। ये भी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, भले आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स हों, लेकिन उन सारे पॉइंट्स में कौन रिलेवेंट है और कौन
150 वर्ड्स में ज्यादा फिट बैठता है, ये आप पे ध्यान रखना है। ये भी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि बड़ी बात को 150 वर्ड्स में ये पूछते हैं यूपीएससी वाले, ठीक है, और कभी कभी छोटी बात को 250 वर्ड्स में पूछते हैं। उसमें आपकी अभिव्यक्ति कितना अच्छे से आपने डील किया प्रश्न को, क्योंकि आपको उतार चढ़ाव भी आना चाहिए। जब छोटी बात जो कि समाप्त हो जाए कम वर्ड्स में, तो जरूरी नहीं कि 250 वर्ड्स का जितने निर्धारित शब्द सीमा उतना लिखें। यदि एग्जाम्पल में 600 वर्ड्स आ रहा है, लेकिन अगर आपका आंसर 400-450 तक ही लिखते हैं आप, लेकिन कॉम्पैक्ट आंसर लिखें, तो उससे आपका नंबर कटेंगे नहीं, बल्कि उतना ही नंबर आएगा। इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए कि फिक्स्ड है कि इतना, ऐसा कुछ नहीं। वर्ड से मतलब नहीं है, आपके आंसर टू द पॉइंट कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ये मायने रखता है। अगला देखिए, चेंज द करंट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। चेंज द करंट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर was the consequences of the Second World War. Explain. 250 words. हिंदी है इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने विश्व व्यवस्था की धारा बदल दी, व्याख्या करें या कीजिए। 250 शब्द। अगला सवाल, after the Second World War, the world concentrated in two poles. Explain it in the context of Cold War. हिंदी है इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व का संकेंद्रण दो ध्रुवों में हो गया। शीत युद्ध के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें। 250 शब्द। अगला देखिए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द वर्ल्ड ये तो हो गया। अगला देखिए, द क्रिएशन ऑफ टेरिटोरियल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस was the result of Second World War. Explain this statement with example. हिंदी देखिए इसका। प्रादेशिक सैन्य संगठनों का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम थे। इस कथन की व्याख्या सोदाहरण कीजिए। 250 शब्द, 15 वर्ड्स। देखिए यहां पे भी ये जो प्रश्न है वो 250 लायक नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। Recently today I have already discussed about the territorial military organization in today class, in the segment of the consequences of Second World War. आज ही के कक्षा में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों में प्रादेशिक सैन्य संगठनों पर चर्चा की है, जिसमें आपको मैंने बताया था सीएटो, नाटो, बगदाद पैक्ट। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि नाटो है 4 अप्रैल 1949 है, इस तरह से अगर लिख दें आप तो ये अच्छा आंसर माना जाए। अगला देखिए क्वेश्चन, डिस्कस द फर्स्ट इनिशिएटिव फॉर इंडियाज न्यूट्रल रोल इन द कोल्ड वॉर एरिया। वो भी मैंने क्लास में बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट में। हिंदी है इसका। द्वितीय शीत युद्ध काल में भारत की तटस्थ भूमिका के लिए प्रथम पहल की चर्चा करें। मैंने बताया ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज इनिशिएटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अच्छा, अगला देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंट्रोड्यूस देम विथ नेम। आज भी मैंने बताया तृतीय विश्व के देश। तृतीय विश्व के देशों से आप क्या समझते हैं, इनका परिचय नाम सहित दें। 150 शब्द। अगला देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड प्रूव टू बी ए सीक्वल टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन है इसका हिंदी, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही अगली कड़ी साबित हुआ। इस कथन की व्याख्या आप कैसे करें।
अगला देखिए प्रश्न, NATO's expanding role has given rise to the possibility of World War III. Discuss it in the context of Ukraine crisis in recent times. ये मेरा क्वेश्चन प्रिपरेशन हुआ था यूक्रेन क्राइसिस के समय पिछले साल, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपको करंट सिनेरियो से जुड़ा हुआ है। ऐसे भी नाटो के एक्सपेंशन पे हमेशा रसिया को आपत्ति रहती है। इसका हिंदी यही है इस क्वेश्चन का कि नाटो की विस्तार की भूमिका ने तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को जन्म दिया है। हाल के दिनों में यूक्रेन संकट के संदर्भ में इसकी चर्चा करें। लास्ट सवाल ये है, हैज नाटो बिकम इररिलेवेंट आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर? एक्सप्लेन इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। हिंदी है इसका, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्या नाटो अप्रासंगिक हो गया है? इसकी व्याख्या यूक्रेन संकट के संदर्भ में करें। ये ऐसे प्रश्न है कि आपकी तैयारी इसी दिशा में होनी चाहिए, आपकी राइटिंग इसी दिशा में होनी चाहिए। यूपीएससी का मतलब सिंपल सवाल नहीं है, केवल आपसे इंट्रोडक्शन और सिर्फ कॉजेज नहीं पूछे जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पूछे जाएंगे, आपका डेप्थ देखा जाएगा कि आपने उन कॉज के बारे में, उन इंपैक्ट्स के बारे में कितनी गहराई से उसका अध्ययन किया है। इसीलिए क्वेश्चन मैंने ये आपको ट्विस्ट करके बना के दिया है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बोर्ड पर आंसर फॉर्मेटिंग करके बता देता हूं किसी भी सवाल का जवाब। जैसे मान लिया पहला ही सवाल लीजिए, द न्यू आउटलुक ऑफ द रेनेसा पीरियड एक्वायर्ड आइडियोलॉजिकल बेसिस इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ये क्लास में भी मैंने बताया कि रेनेसा काल में जो नया दृष्टिकोण लोगों का रेनेसा काल में यूरोप, रेनेसा काल में क्या हुआ, मध्य युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया। तो ये जो नया दृष्टिकोण यूरोप का उभरा, ये मैंने बताया आपको, ये नया दृष्टिकोण ने वैचारिक आधार, आइडियोलॉजिकल बेसिस प्राप्त किया प्रबोधन काल में। ये मैंने बताया है और आपको याद भी होगा जहां तक कि प्रबोधन काल में तीन बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई यूरोपीय समाज के लिए, यूरोपीय व्यक्ति के लिए। वो था रीजन, टॉलरेंस और ह्यूमनिज्म, यानी तर्क, सहिष्णुता और मानवतावाद। और हर चीज को तर्क की तराजू पर तौल के ही अब एक्सेप्ट किया जाने लगा। यानी प्रबोधन काल में सिर्फ वैचारिक क्रांति हुई थी, सोचने का नजरिया बदला था, दिशा उन्मुख हुई थी दूसरी तरफ, लेकिन उसको आइडियोलॉजिकल बेसिस प्रबोधन काल में दिया गया। यानी रेनेसा से पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट की तरफ गया और यहां पे कई विचारक हुए, कांट हुए, रूसो हुए, वोल्टेयर हुए, ठीक है। इन्होंने आइडियोलॉजी को लिखा, बताया। यही क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप एक्वायर्ड ए न्यू कॉन्सेप्शन इन एज ऑफ एनलाइटमेंट, यानी यूरोप ने एक नई चेतना प्राप्त की, कब, प्रबोधन काल में। तो बस प्रबोधन काल के जो विचारों को मैंने बताया उसको डेलिब्रेट कर देना है। 250 होगा 250 में करना है, 150 होगा 150 में करना है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, वही है कि द एम्फेसिस ऑफ एस्थेटिज्म एंड ह्यूमनिज्म वाज द मेन फीचर ऑफ रशियन पीरियड। यानी मैंने पुनर्जागरण की विशेषता जब आपको बताई है और एलिमेंट्स ऑफ रेनेसा बताया, पुनर्जागरण के तत्व जब बताए हैं, तो कुछ पॉइंट्स को मैंने डिस्कशन किया है और बताया भी है कि जैसे मानववाद, सौंदर्यवाद, बस उसी पे आपको कुछ आंसर को कंसंट्रेट करना है, उसका भी आंसर हो जाए। पहली बात, मेंस आंसर राइटिंग में ये बात जान लीजिए, पहले
कोई भी सवाल 250 वर्ड्स आए, 150 में ऐसी नौबत नहीं है कि आप लंबा सा परिचय देंगे। 250 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी सवाल पूछ रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो रेनेसा हो, प्रबोधन काल हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद पॉइंट्स पे आ जाना है डायरेक्टली। बहुत लंबा चौड़ा परिचय भी देना बेकार है। 20 मार्क्स का ये है क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन है, सबको समान वैल्यू देना है, ठीक है। तो इसलिए सीधे पॉइंट से वाइज आ जाएंगे। इंट्रो के बाद एक बात लिख लिए, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, और खत्म हो जाए तो नीचे कंक्लूजन। कंक्लूजन भी कम ही शब्द में देना है, लंबा चौड़ा कंक्लूजन नहीं देना है। अगर आपको रिलेट करने की स्किल है अगर करंट से, तो एक दो लाइन करंट से जोड़ सकते हैं, लेकिन हर टॉपिक को करंट से नहीं जोड़ा जा सकता है, उसका एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट लोग ये सलाह देते हैं कि हर चीज को करंट से, तो नहीं, हर टॉपिक को करंट से नहीं जोड़ा जा सकता है। कुछ स्टैटिक विषय होते हैं, वो ट्रेडिशनल टाइप के, उनको करंट से हर चीज नहीं जोड़ा जा सकता है, ठीक। अगला सवाल, इमैनुअल कांट हैज गिवन द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन विल। अरे जो कांट ने मैंने पढ़ाया है कि मानवीय इच्छा दो प्रकार की होती है, एक वासनात्मक और एक इच्छा। वासनात्मक इच्छा जो होती है वो हम मानव की यथार्थ इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और एक वैसी इच्छा होती है जो मनुष्य की यथार्थ इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और कांट का कहना है मानव को उसकी इच्छा के अनुसार, उसके संकल्प के अनुसार कार्य करने दिया जाए, तभी मानव स्वतंत्र होगा। इसी को आपको लिखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी इज नॉट द मेन फैक्टर फॉर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो जब मैंने आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया कि कुछ रिमोट सब्सटेंसिव एंड फंडामेंटल कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो आपको वही चीज लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप कि 250 वर्ड्स में सारे कारणों को समा देना है आपको, ठीक है। और इमीडिएट कॉजेज में बोस्टन टी पार्टी 2 लाइन लिख के आंसर समाप्त करना है, फुल मार्क्स आएगा। अगला क्वेश्चन, the Enlightenment gave a new direction to the mental state of European public. Explain कि कैसे प्रबोधन ने यूरोप की मन दशा को एक नई दिशा प्रदान की। क्या ये है ना, हाँ, नई दिशा प्रदान की। तो ये आप लिख दिए। कई बार क्लास में मैंने डिस्कशन किया है कि बस चर्च, पोप और बाइबल पहले मध्य युग में क्या था, यही कंट्रोलर थे यूरोपीय लोगों के। लेकिन मध्य युग से आधुनिक युग में जैसे यूरोप आया तो वो पूरा आधुनिक हो गया, उसकी सोच जो है ब्रॉड आउटलुक की तरफ हो गई। और इसी को लिखना है बस, कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है ये। मैंने बताया था कि मध्य युग क्या है और फिर आधुनिक युग में जो संक्रमण हुआ उससे क्या परिणाम हुआ, ठीक है। अगला, द अमेरिकन रिवॉल्यूशन सर्व्ड एज ए फाउंडेशन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको उस जगह से रिलेट करना है पढ़ाते समय। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने कहा था कि इकोनॉमिकली क्राइसिस में था फ्रांस, लुई 16 जो था, और कई फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, रिक्रूट हुए, फिर उनको हटाया भी गया। और इस आर्थिक संकट की अवस्था में और योगदान कर दिया जब फ्रांस की, अमेरिकी की स्वतंत्रता सेनानी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस को सहभागी बनना पड़ा। फ्रेंच सैनिक वहां गए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकी वासियों को यानी उपनिवेश के लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई। और इससे क्या हुआ कि जो सैनिक लौट कर फ्रांस आए उनमें भी उस तरह की विचारधारा जो अमेरिका में उन्होंने देखी थी, स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की भावना और यूनिटी, ये इंस्पायर्ड किया फ्रेंच सैनिकों को। और पहले से बुरी आर्थिक हालत थी ही और बुरी हो गई थी, तो फ्रेंच वासी भी रिएक्ट किए, अपने स्वतंत्रता की स्थिति को बदलने के लिए फ्रीडम चाहते थे। इसको रिलेट करके लिख दिया। अगला सवाल है, was the revolution in France due to thinkers, philosopher? Explain.
ये मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया आपको कि कैसे वो वॉल्टेयर और रूसो के विचार जो थे डायरेक्टली लोगों को रिवोल्ट के लिए नहीं कह रहे थे, रिवॉल्यूशन के लिए नहीं कह रहे थे, लेकिन उन विचारों को जानने पर फ्रांस के लोगों में एक इंस्पिरेशन हुआ। ये विचारक एक कैटलिस्ट के तौर पे सिद्ध हुए, क्योंकि इनके ही विचारों से फ्रांस के लोगों में अपनी बुरी और खराब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के खिलाफ बगावत करने की प्रेरणा मिली। ठीक है, इसी को डील करना है। अगला है there were some underlying causes responsible for the French Revolution which were in the form of future offensive system। मतलब फ्रांस में क्रांति के लिए कुछ पहले से परंपरागत प्राचीन विशेषताएं या सिस्टम थी, जिसके कारण, तो उसको भी आप डील ऐसे ही करेंगे। मैंने बताया आपको कि फ्रांस में प्रिविलेज्ड क्लास एंड डिप्राइव्ड क्लास दो टाइप के फॉर्मेशन में समाज बटा हुआ था, और चर्च, पादरी, कुलीन यही इंपॉर्टेंट भूमिका, और पूरा समाज डिस्क्रिमिनेशन में से भरा हुआ था। तो ये प्राचीन काल से आ रहा था, इसी को रिलेट करके आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, द इफेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेयर द मेन फीचर ऑफ द होल ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। यह कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव 19वीं शताब्दी की यूरोप की सामान्य विशेषताओं के तौर पर थी। ठीक है ना, बहुत इजी है ये, मैंने बताया भी ये पढ़ाते समय कि पूरा 19वीं शताब्दी राष्ट्रीयता का इतिहास रहा यूरोप में। स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता, यानी फ्रांस की क्रांति से जो नए विचार और सिद्धांत उभरे थे, उन्होंने पूरी 19वीं शताब्दी के यूरोप को आप्लावित किया और प्रेरित किया, यही लिखना है। जैसे एक बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि 19वीं शताब्दी ब्रिटिश तकनीक और फ्रांसीसी विचारों का परिणाम थी। ठीक है, उसी से लिखना है। अगला है वो इटली जर्मनी वाला मैं नहीं बता रहा हूं, बाकी ये है वर्साटाइल स्टेटरी कंट्रीब्यूटेड द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन यूरोप। आज टुडे मैंने क्लास में डिस्कस किया है कि वर्साई की संधि के दोषों ने कैसे इटली और जर्मनी में हिटलर, मुसोलिनी और हिटलर के उत्कर्ष में योगदान किया। ठीक है, ये तो आप लिख लेंगे, आज तो ताजा तरीन है, आज ही आपको पढ़ाया गया है इस बात को। और World War II proved to be a sequel to World War I। Explain this comment। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे विश्व युद्ध कड़ी है, प्रथम विश्व युद्ध की कड़ी है सेकेंड वर्ल्ड वार, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आज विस्तार से आपको पढ़ाते समय बताया था कैसे प्रथम विश्व युद्ध ने, उसमें मार्शल फ्रॉशा का एक स्टेटमेंट मैंने दिया था, उसने कहा था कि Treaty of Versailles was not a peace treaty, yet treaty of peace, but it was a truce for 20 years। मार्शल फ्रॉशा ने यही कहा कि वर्साई की संधि कोई विराम संधि, ये शांति संधि नहीं है बल्कि विराम संधि है अगले 20 वर्षों की। और उसका ये प्रेडिक्शन सफल हुआ, सही हुआ, क्योंकि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों ने वैसे फैक्टर्स को उत्पन्न किया और इन्हीं फैक्टर्स ने और सिचुएशंस ने सेकेंड वर्ल्ड वार को कर गुजरने योग्य बना दिया। ठीक है, अगला देखिए ये लिखा हुआ है कि change the current of world order was the consequences of the second world war explained। यानी विश्व व्यवस्था की धारा को बदल देना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों का प्रमुख माने योगदान है। तो आप देखेंगे ऐसे कि
पहला बात यह है कि हाँ, मैंने ये बताया था आपको कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध ने के परिणामों ने विश्व व्यवस्था की धारा को बदल दिया। मैंने बताया था आपको विस्तार से कि अब राष्ट्रीयता की विचारधारा क्षीण होने लगी। अब लोगों को अपने मातृभूमि देश के प्रति, अपने परिवार और वंश के प्रति इस तरह का जो नैरो थिंकिंग है, यहां तक कि राष्ट्रीयता, देश प्रेम, इसको नैरो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सब फ्रांस की क्रांति से यूरोप में उत्पन्न हुआ था। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता, ये चीज अब क्षीण होने लगी। इस तरह की फीलिंग्स अब विचारधाराओं का वैल्यू हो गया, आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस हो गया, और पूरा विश्व समाज जो है विचारधाराओं में बंटने लगा। विचारधाराएं कई तरह की हो सकती है, पूंजीवाद, साम्यवाद, ठीक है, प्रजातंत्र, ठीक है। तो यही बताना है आपको कि अब वैज्ञानिक प्रगति के कारण भी विश्व अब सीमाओं में घिरा नहीं रह गया। एक देश अपनी सीमाओं से बाहर चला गया और एक वैश्विक वैचारिक संगठनों का निर्माण हुआ और एक ही देश के लोग कई विचारधाराओं से जुड़ने लगे। तो ये मैंने आपको बताया है इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फर्स्ट इनिशिएटिव फॉर इंडिया न्यूट्रल रोल इन द कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध काल में भारत की प्रथम पहल की बातों को बताइए। मैंने बता दिया है कि 7 दिसंबर 1946 को रेडियो प्रसारण में नेहरू जी ने कहा था कि हमें गुटों की राजनीति से अलग रहना है, और इंडोनेशिया, सुकर्णो इत्यादि के साथ मिलकर नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, और बेलग्रेड 1961 में इसका प्रथम सम्मेलन, इसी को आपको लिखना है, ठीक है। और है क्वेश्चन, after the second world war the world concentrated in two poles, explain it in the context of cold war। शीत युद्ध को भी लिखते हुए बताना है कि बिना हथियार का ये संघर्ष था, आरोप प्रत्यारोपों की एक शुरुआत हुई 1950 से 1990 तक, और पूरा विश्व दो ध्रुवों में, यूरोप का जो वैल्यू था पहले विश्व कंट्रोलर का, वर्ल्ड कंट्रोलर का, वो समाप्त हुआ और पूरा विश्व बाईपोलर हो गया, दो ध्रुवीय हो गया, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रूस, और राष्ट्रों का समूह या तो अमेरिका की तरफ या फिर रूस की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड करने लगा और विश्व का वातावरण तनावग्रस्त हुआ, ठीक है। और लिखिएगा क्या क्वेश्चन है। और तो कुछ है नहीं, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है, और इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि जो पूछा जाए उसे ही बताना है आपको, क्योंकि 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में फालतू बात से बचना चाहिए, और जहां तक हो सके टू द पॉइंट आपका आंसर होगा तो नंबर्स भी आपके फुल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। होता क्या है कि आदमी, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट की एक सीमा होती है, सारे पॉइंट्स को रिकॉल नहीं कर पाता है आदमी, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है।
तो कोशिश करनी चाहिए कि छोटे छोटे पॉइंट्स माइक्रो नोट्स के हिसाब से ज्यादा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए और बार बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि बार बार रिवीजन से वो पॉइंट्स जो होते हैं दिमाग में बैठ जाते हैं। बिना रिवीजन के कभी भी मेंस का आंसर राइटिंग सफल नहीं हो सकता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि रिवीजन इज द प्री रिक्विजिट फॉर गुड आंसर राइटिंग। रिवीजन जो है पूर्व शर्त है, ठीक है, तभी आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अभी जो मैंने प्रश्न का डिस्कशन किया क्वेश्चन का, इससे आपको आंसर लिखना कुछ थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली आसान लगा होगा, ठीक है। ये मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बात किया है, वैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री, इसी धारा पे आप पढ़ाई करें, क्योंकि सिंपल सपाट ऐसा कभी नहीं यूपीएससी पूछता है मेरा जैसा है। ऐसा नहीं कि सारे ट्विस्ट क्वेश्चंस होंगे, बीच में एक आध आसान भी आते हैं, लेकिन तैयारी आपकी इसी प्रकार होनी चाहिए कि आपका डेप्थ, आपका अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़िया होना चाहिए कि चाहे जैसे घुमा के सवाल पूछा जाए आप उसको बेहतर तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू।